नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम झील टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, झील निर्माण के आधार पर दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। और जल की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। इसमें दो मुख्य रूप से बात याद रखनी है आपको। उसके अलावा अगर कोई झील है, उसकी कोई अलग से कोई प्रसिद्धि है, तो उस बिंदु को भी देखना पड़ता है। बाकी ये बिंदु तो देखने ही पड़ते हैं सबसे पहले, है ना। अब आपने कुछ शब्दावली सुनी, जैसे तालाब। क्या सुना है? तालाब। ये तालाब पानी पीने के लिए भी यूज आते हैं, सिंचाई के लिए भी यूज आते हैं। इसके अलावा नहरें, बावड़ियाँ, इसके अलावा नदी, ये सब एक अपवा तंत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? अपवा तंत्र में। तो अपवा तंत्र का ही एक पार्ट है विद्यार्थियों, झील। कौन सा है? झील है। तो हेडिंग डाल ली होगी आपने सबने, झील। तो अब झील किसे कहते हैं, इसके बारे में लिख लो, लिखिएगा। ऐसी जल राशियां, ऐसी जल राशियां जो स्थल पर बने किसी भूखंड से घिरी हो, जैसे बीच में पानी चारों तरफ स्थल खंड है, तो उसको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। घिरी हुई हो, उसे झील कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक प्रकार से जल संचय की एक विधि है झील बनाना। क्या है? तो झीलों में क्या किया जाता है? जल का संचय किया जाता है। और आज से नहीं, काफी पारंपरिक तरीके से या काफी प्राचीन समय से हम झीलों का निर्माण करते आए हैं। देखिएगा, राजस्थान में काफी प्राचीन समय से, काफी प्राचीन समय से झीलों का निर्माण करने की परंपरा रही है। राजस्थान में काफी प्राचीन समय से झीलों का निर्माण करने की परंपरा रही है। देख लिया? देखो, झील और तालाब में अंतर देखे मोटा मोटा। तो तालाब झील से छोटा होता है। तो लिखिएगा, झील सामान्यतः तालाब से बड़ी होती है। बड़ी भी होती है, गहरी भी होती है। बड़ी व गहरी होती है। यह मोटा मोटा मैं अंतर बताता हूँ। जैसे दो जल राशियां विद्यार्थियों, क्या है? दो जल राशियां हैं। तो किसको हम झील माने, किसको तालाब माने? दोनों आकार में देखें तो बड़ी तो क्या होगी विद्यार्थियों? झील होगी। गहरी भी क्या होगी? झील होगी। या फिर देखें हम, जैसे ये सन है विद्यार्थी, सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश अगर जिसमें स्थल तक चला जाता है, उसको तो कहते हैं हम तालाब। उसको क्या कहते हैं? तालाब। और जिसका स्थल तक नहीं जाता, उसको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं। देखिएगा, सूर्य का प्रकाश जिस जल राशि में तल तक नहीं पहुंचता हो, तल तक नहीं पहुंचता हो, उसे झील कहते हैं। अब सवाल आता है एक बहुत शानदार, कि झीलों का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ, आता है किसी को? लिखिएगा, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। अगला फैक्ट लिखो, बनावट के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं। इसके आधार पर? बनावट के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है। पहला, प्राकृतिक झील, और दूसरी कृत्रिम झील। देख लिया?
प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। लिखिएगा, जल की प्रकृति या गुणवत्ता के आधार पर, जल की प्रकृति या गुणवत्ता, जल की जो गुणवत्ता होती है ना उसके आधार पर, जल की गुणवत्ता के आधार पर भी झीलें दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील। नोट, झीलों के कुछ अन्य प्रकार भी पाए जाते हैं। झीलों के कुछ अन्य प्रकार भी पाए जाते हैं, जैसे पलाया झील। कौन सी झील? पलाया झील। क्रेटर झील, बोल्सन झील, बोल्सन झील। और चौथा लिख सकते हो आप, विवर्तनिकी झील। विवर्तनिकी। तो कई प्रकार की झीलें पाई जाती है विद्यार्थी, चाहे कृत्रिम बोल लो, आप प्राकृतिक बोल लो, हरे पानी की झील बोल लो, मीठे पानी की झील बोल लो, उसके अलावा पलाया झील, क्रेटर झील, बोल्सन झील, विवर्तनिकी झील भी नाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लिखो आप पलाया झील। लिखो, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अंतः प्रवाहित द्रोणी वाली, अंतः प्रवाहित द्रोणी वाली खारे पानी की झीलों को ही पलाया झील कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। क्योंकि आपको पता है मरुस्थल क्षेत्र में इस प्रकार की झीलें पाई जाती है। तो मरुस्थल में आपको पता रेतीली भूमि है, कैसी है? हैं? द्रोणी का मतलब जल राशि क्षेत्र। अब देखो, जो उसमें क्या होता है, कुछ समय बाद में जैसे वर्षा का जल एकत्रित तो हो जाता है, उसमें एकत्रित हो जाएगा तो कुछ तो चल जाएगा, नीचे चल जाता पानी, और कुछ गर्मी पड़ती भयंकर, तो सूर्य के प्रकाश की वजह से उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। और सबसे ज्यादा वाष्पीकरण कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। यही कारण है। देखिएगा, इस प्रकार की झीलों में वर्षा का पानी जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। या पानी का क्या हो जाता है विद्यार्थियों? वाष्पोत्सर्जन हो जाता है ना, जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। और ऐसी झीलें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान कह सकते हो आप, या थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र कह सकते हो, या मुख्यतः अगर जिला पूछे तो जैसलमेर। कहाँ पर? देखिएगा, इस प्रकार की झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। देख लिया? सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। सर्वाधिक पलाया झील जैसलमेर में पाई जाती है। आपको पता है क्रेटर झील किससे बनती है? क्रेटर झील उल्कापिंड, उल्कापिंड से बनती है या ज्वालामुखी से? देखिएगा, क्रेटर झील, देखो, ऐसी झीलें जो ज्वालामुखी की वजह से बनी हो,
उन्हें करेक्टर झील कहते हैं। लिख लिया? उदाहरण लिखो। जैसे लोनार झील। कहाँ है लोनार झील? महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र। जो कि भारत की सबसे बड़ी करेक्टर झील है। एक लिख लो, रामगढ़ झील। कौन सी? रामगढ़ झील। रामगढ़ झील कहाँ है? राजस्थान में, विद्यार्थी 12 में। लिख लिया? एक पुष्कर झील को भी इसी के अंदर काउंट करते हैं हम, पुष्कर झील, अजमेर। एक ऐसा होता है विद्यार्थियों, चारों तरफ पहाड़ियाँ होती है। क्या होती? चारों तरफ पहाड़ियाँ होती है, बीच में समतल मैदान होता है, उसमें चारों तरफ से पानी आता है, वहां एकत्रित हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम बोलसन झील। क्या कहते हैं? बोलसन झील। लिखिएगा। ऐसी समतल भूमि, ये समतल गर्त भी कह सकते हैं उसको, ना, मतलब थोड़ा गहरा क्षेत्र होता है। ऐसा समतल गर्त या भूमि जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो और उसमें जल राशि एकत्रित हो जाती हो। गर्त में क्या हो जाती हो? जल राशि एकत्रित हो जाती हो, तो उसे बोलसन झील कहते हैं। उसे बोलसन झील कहते हैं। लिख लिया? एक लिखो, विवर्तनी की झील। हाँ, बोलसन का तो जैसे ये जो जय संबंध वाली है वो सारी इसमें आ जाती है। जय संबंध लिख लो इसका। अब देखो, विवर्तनी की, भूगर्भ में होने वाली आंतरिक हलचलों से निर्मित झील को विवर्तनी की झील कहते हैं। भूगर्भ में होने वाली आंतरिक हलचलों को, भूगर्भ में आंतरिक हलचल होती है, भूकंप वगैरह नहीं आते क्या? भूगर्भ में होने वाली आंतरिक हलचलों से निर्मित झीलों को विवर्तनी की झील कहते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अच्छा, दुनिया की? हाँ, दुनिया की। हाँ, ना ना, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इसका सर्वोच्च उदाहरण मिलता है, सर्वोत्तम उदाहरण इसका कैस्पियन सागर। हाँ, मतलब उसको झील ही है, कैस्पियन सागर एक झील का ही प्रकार है, खारे पानी की झील है वो बड़ी। देख लिया? प्राकृतिक झील किसको कहता है विद्यार्थियों? अब लिखो। आपने लिखा ना बनावट के आधार पर दो प्रकार की झीलें होती है, तो अब उसमें लिखो आप अ, प्राकृतिक झील। हेडिंग डालो, प्राकृतिक झील। देखो, ये दो प्रकार की झीलें होती है, एक तो हम व्यक्तियों के द्वारा जो बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील बोलते हैं उसको। और एक होती है प्राकृतिक रूप से जो झील होती है, यानी कि जो नेचुरल रूप से उसने एक झील का आकार ले लिया है, उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। लिखो, ऐसी झील जो स्वतः ही विकसित हुई हो। स्वतः ही विकसित हुई हो, अर्थात किसी प्राकृतिक अवरोध के कारण उसका विकास हुआ हो। मतलब कोई ऐसी झील जो प्राकृतिक अवरोध की वजह से क्या ले लिया उसने, एक प्रकार से झील का रूप ले लिया हो, किसी प्राकृतिक अवरोध के परिणाम स्वरूप हुई हो।
जैसे जो भी क्रेटर झील है ना, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती है। नेचुरली तो हुआ वो। जैसे सभी क्रेटर झील, डॉट डॉट, और भी हो सकती है। जैसे लेगून झील होती है, समुद्रों के आसपास होती है ना, लेगून झील, इसका उदाहरण नेचुरल का ही है वो, लेगून। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे भ्रंश होता है ना, भ्रंश घाटी, जैसे नर्मदा नदी घाटी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, भ्रंश घाटी में बहती है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र, विद्यार्थियों, पूरा ऐसा क्षेत्र था, पूरा क्षेत्र है। अब इसमें से माना कि, अरे ये बीच का भाग ऐसे बीच में बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो उसको कहते हैं हम भ्रंश। क्या बोलते हैं उसको? भ्रंश बैठता है। मतलब ये पूरा एक जैसा था। अब इसमें से क्या होता है, दो स्थल या तो ऊपर चल जाए, बीच का नीचे दब जाए, या नीचे वाला दोनों तो यहाँ के यहाँ रह जाए, एक नीचे चल जाए, तो उसको कहते हैं भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी बोलते हैं उसको। तो रिफ्ट घाटी में जो झीलें निर्मित होती है, वो भी इसका नेचुरल रूप का उदाहरण होती है। तो भ्रंश झील लिख लो आप, लेगुन झील लिख लिया। एक वलन, वलन झील, कौन सी? वलन झील। वलन जानते हो? जैसे हिमालय कैसा है, वलित है कि नहीं है? तो अब जैसे माना कि ये एक क्षेत्र है, अब यहाँ पे कोई झील का निर्माण हो गया, तो इसको क्या कहते हैं हम? वलन झील कहते हैं। दूसरे लिखो, कृत्रिम झील। अब देखो, हमने कोई डैम बनाया विद्यार्थियों, क्या बनाया? डैम बनाया, और उसके पीछे की तरफ कई बार झील का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कृत्रिम झील। देखिएगा, ऐसी झील जो मानव के द्वारा निर्मित हो, इसके द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित हो। जैसे फाय सागर उदाहरण नहीं क्या इसका? अकाल रात कार्य के लिए बनाया हमने। फाय सागर को आजकल वरुण सागर कहते हैं, लेकिन क्या लिखा? ऐसी झील जो मानव द्वारा निर्मित हो, उन्हें कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे बांध, बांध बनाते हैं तो पीछे की तरफ बनता है, तो भी उसको कृत्रिम झील का नाम दे सकते हैं हम। इसके अलावा जो एनीकट बनाते हैं, उस समय भी झील का निर्माण हो जाता है। बांध बांध बनाने से, एनीकट बनाने से, या किसी जल राशि को एक जगह रोकते हैं ना हम, जलाशय बनाने पर। मतलब तालाब भी कई बार झील का रूप ले लेता है, अगर वो गहरा हो गया तो। आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील। और जयसमंद झील कहाँ पर है? सलूम्बर में। पहले उदयपुर में आती थी, आजकल सलूम्बर में आती है। देखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। कौन सी है? जयसमंद झील है विद्यार्थी, जयसमंद। लिख लिया? और कहाँ पे लोकेटेड है? सलूम्बर। इससे पहले उदयपुर में थी। और जिनका पानी मीठा होता है उसको क्या कहते हैं? मीठे पानी की झील। और जिनका पानी खारा होता है उसको क्या बोलते हैं? खारे पानी की झील। तो अब अलग अलग को पढ़ ले इनको, तो हम ये नाम लिखाऊं पहले इनके? खारे पानी की, मीठे पानी की झीलें लिखाऊंगे पहले? लिखो, खारे पानी की प्रमुख झीलें, खारे पानी की प्रमुख झीलें। ये एक काम करो ना, लिखा ही देता हूँ खारे पानी के बारे में कुछ बातें। एक तरफ तो लिखो खारे पानी की झील, और एक तरफ मीठे पानी की। अभी मीठे पानी की हो सकता है कुछ प्राकृतिक हो, और कुछ कृत्रिम हो, दोनों टाइप की हो सकती है। खारे पानी की झीलें, ऐसे पेज के 2 पार्ट कर लो। अब विद्यार्थियों, राजस्थान में खारे पानी की झीलें क्यों पाई जाती है? दो कारण राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाने का। एक तो जहाँ खारे पानी की झीलें ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मरुस्थल क्षेत्र। और मरुस्थल क्षेत्र में जो अभी आज वर्तमान में आप मरुस्थल देखते हैं, ये कभी न कभी तैतीस सागर का अवशेष हुआ करता था। मतलब यहाँ पर समुद्र था। क्या था? समुद्र। और समुद्र का पानी कैसा होता है विद्यार्थियों? खारा होता है। तो एक तो कारण ये बताया जाता है। एक इसकी जो मिट्टी है,
वो कैसी है? खारी है विद्यार्थी, मतलब उसमें खारापन है, उसमें लवणीय मात्रा है। तो जैसे पानी के संपर्क में वो आती है तो उसमें से धीरे धीरे लवण की मात्रा ऊपर आ जाती है। एक एक कारण ये भी बताया जाता है कि अ, यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो इधर अरब सागर की तरफ से चलती है, और अरब सागर में क्या है, लवण की मात्रा है। तो कच्छ का रण वगैरह नहीं क्या, वहां से लवण के कुछ कण आ जाते हैं, तो वो कण मिट्टी में मिल जाते हैं या पानी में मिल जाते हैं, इन झीलों में मिल जाते हैं, इस वजह से इन झीलों में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। ये दो तीन कारण है। तो मुख्य कारण तो यहाँ पर खारे पानी की झील पाने का कारण है तैतीस सागर। क्या है? तैतीस सागर। बाकी तो अन्य कारण है वो। देखिएगा, राजस्थान में या राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादातर झीलें, राजस्थान में खारे पानी की झीलें ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि तैतीस सागर की वजह से खारी है। कैसी है? इनका पानी कैसा है? जो कि तैतीस सागर की वजह से इनका जल खारा है, जो भी लिखना चाहते। तैतीस सागर कारण है मतलब। देख लिया। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? डिडवाना कुचामन। देखिएगा, सर्वाधिक खारे पानी की झील डिडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। पहले नागौर में पाई जाती थी। पहले कहाँ पर पाई जाती थी? नागौर में। देख लिया। प्रमुख झीलें लिख लो कौन कौन सी खारे पानी की। प्रमुख झील लिख लो विद्यार्थी। सांबर। कौन सी? सांबर लिख लो। इसके अलावा पंचपदरा लिख लो। पंचपदरा झील। सांबर कहाँ है? हैं? सांबर कहाँ है? डिडवाना कुचामन जयपुर में है। जयपुर में है। अभी लिखाऊंगा मैं, एक एक झील को पढ़ाऊंगा अभी सही, अभी तो केवल नाम नाम लिखा रहा हूँ। एक पंचपदरा लिख लो, पहले बाड़मेर में आती थी, आजकल बालोतरा में आती है। इसके अलावा डिडवाना झील। कौन सी? डिडवाना झील। खारे पानी की झीलों का नाम लिखवा रहा हूँ, नाम नाम लिख लो केवल। नावा झील, देगाना झील। देगाना तो नागौर में आता है अभी भी, है ना। इसके अलावा कुचामन झील। कौन सी? कुचामन। इसके अलावा लूणकरण सर, बीकानेर वाली। एक कावोद झील, कावोद जैसलमेर में है। इसके अलावा फलोदी झील, फलोदी में ही है, फलोदी डिस्ट्रिक्ट बन गया, पहले जोधपुर में आता था। रेवासा झील सीकर में है। कोछोर झील, कोछोर झील लिख लिया। कोछोर झील। इसके अलावा ताल छापर झील लिख लो, चूरू में। अब देखो, ऐसी झीलें विद्यार्थी जिसमें वर्षा का पानी आता है, और कई बार तो वो पानी आता है जैसे एक नदी से आएगा, फिर उसके बाद में बढ़ने के बाद में आगे बह जाता है, मतलब वो, मतलब हर वर्षा काल में उसका पानी क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे माना कि फाय सागर है, फाय सागर एक मीठे पानी की झील है विद्यार्थी, वो बात की बात है कृत्रिम है या प्राकृतिक है, लेकिन मीठे पानी की झील तो है ना। तो उसमें जैसे वर्षा का पानी आया, अब एक्स्ट्रा पानी था वो निकलता रहता है उससे, तो उसका पानी कैसा रहता है, एक प्रकार से शुद्ध रहता है। और जब इन झीलों का प्रयोग पानी पीने के लिए यूज लेते हैं, तो उनको फिर प्योरीफाई भी करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, ये वर्षा जल के द्वारा निर्मित होती है। मीठे पानी की झीलों में लिखो, वर्षा जल के द्वारा निर्मित होती है। मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें, खारे पानी की सर्वाधिक झीलें तो कहाँ हैं? डिडवाना में। देखो, मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें उदयपुर में है।
अब देखो ये तुलनात्मक दृष्टि को तो चेंज कर दो, आप आगे आ जाओ, नोट डाल लो। हाँ छोड़ दो तो क्या दिक्कत है, एक नोट डाल लो। आपसे पूछा जाए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी? हाँ वुलर लेक। देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। कौन सी है? वुलर, वुलर झील है। जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी का पानी आता है विद्यार्थी उसमें, या झेलम नदी के पास कह सकते हो, या झेलम नदी का पानी आता है जो भी। जम्मू कश्मीर लिख लो आप तो। विद्यार्थियों, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं वहां पर, वो भी मीठे पानी की। देखिएगा, उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं विद्यार्थी। देखो, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। लेकिन अगर पूछा जाए इंडिया की, भारत की झीलों की नगरी किसको कहते हैं? भारत की झीलों की नगरी किसको कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर को। देखिएगा, नहीं नहीं, श्रीनगर को। तो कहते हैं श्रीनगर को। श्रीनगर कहाँ है? क्लियर? और एक कंट्री ऐसी विद्यार्थियों जिसे झीलों का देश कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। तो विश्व में झीलों के देश के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? उस देश का नाम कौन सा है विद्यार्थियों? तो उसका नाम है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। ऊपर ऊपर जी के की बेंच। अरे एक्चुअली में क्या होता है, ये किताब आती है जैसे कई, जैसे मैं आपको स्टैटिक जीके लिखाता हूँ ना, ऊपर ऊपर वाली बातें होती है, ऐसा अदरवाइज ना ले आप, मैं वैसे बोल रहा हूँ। ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्या होता है, नॉर्मल जो आपसे बंदा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछता है जो हमें आते नहीं है, मतलब हम उनको नॉर्मल मानते हैं। जैसे कोई जैसे कोई टॉपिक पूछा तो टॉपिक में गहराई से वो कभी सवाल नहीं पूछेगा आपसे, नॉर्मल सवाल पूछता है क्योंकि उसको नॉर्मली आता है। तो विश्व में झीलों का देश के नाम से किसको जाना जाता है? फिनलैंड को। भारत में किसको जाना जाता है? श्रीनगर को। और राजस्थान में किसको जाना जाता है? उदयपुर को। और उदयपुर में कौन से गांव को जाना जाता है? ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है। ठीक लिया? अब एक एक झील के बारे में पढ़ा दूं। देखो विद्यार्थियों, पढ़ाने से पहले मैं खारे पानी की झीलों के बारे में और लिखना चाहता हूँ। फैक्ट है मेरे पास, वो भी लिखा देता हूँ। कैसे लिखा दूँ? खारे पानी की झीलों के संबंध में अन्य फैक्ट। क्योंकि झीलों पे आ गया तो फिर मैं झील झील ही पढ़ाऊंगा फिर तो। लेकिन वो जो अन्य फैक्ट होते हैं ना, कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है। तो लिख लो अन्य तथ्य। ऐसे करो आप तो, अन्य तथ्य डाल लो। अन्य तथ्य। क्योंकि आप कहोगे सर वो तुलनात्मक रूप से जहाँ लिखा रहे तो वहीं लिखा देते तो ठीक रहता। हाँ, तो राजस्थान की उस झील का नाम बताओ जो सर्दियों में जम जाती है। कौन सी? लक्की। नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू। देखिएगा, डल झील, लिखो तो सही। डल झील ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर, सर्दियों में जम जाती है। डल झील ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर, सर्दियों में जम जाती है। उसी की भांति नक्की झील, माउंट आबू भी सर्दियों में जम जाती है।
कई बार विद्यार्थियों खारे पानी की झीलों का निर्माण इसलिए भी हो जाता है कि इनमें पानी तो आता है लेकिन उसकी निकासी नहीं होती है। निकासी नहीं होती तो काफी समय तक उसी जगह वो पानी भरा रहता है, वो का वही पानी, पुराना पानी। तो पुराना पानी भरा रहता है तो फिर नीचे से क्या होता है, लवणीय मात्रा ऊपर की तरफ आ जाती है। और जो कई मीठे पानी की झीलें पाई जाती है ना, उसमें उसका लवणीयपन इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि पानी आया और वो चला जाता है। हर साल बारिश आती है तो उसी के साथ वो पुराना पानी चल जाता है और दूसरा नया पानी आ जाता है। मतलब उसका एक प्रकार से चेंज होता रहता है पानी। और दूसरी बात यह है कि उस क्षेत्र में भी लवण की मात्रा कम है, तो लवण की मात्रा कम होती है तो वैसे भी वहां पे लवणीय नहीं होगी। तो लिखिएगा, ऐसी झीलें जिसमें जल का आगमन तो होता है लेकिन निकासी नहीं होती हो, तो परिणाम स्वरूप लवणीय तत्व एकत्रित हो जाते हैं और पानी कैसा हो जाता है, हरा। लवणीय तत्व एकत्रित हो जाते हैं और पानी हरा हो जाता है। देखिएगा, कच्छ की खाड़ी से आने वाली हवाएं, कच्छ की खाड़ी की ओर से आने वाली हवाएं अपने साथ लवणीय कण लाती है। कैसे? लवण के कण लाती है, जिससे भी पश्चिमी राजस्थान की झीलें खारी हो जाती है ना। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे माना कि 2 किलोमीटर के एरिया में दो झीलें हैं, एक तो मीठे पानी की, एक खारे पानी की, चाहे वो पश्चिमी क्षेत्र में ही है। अब उसके पीछे कारण क्या होता है, एक तो जो उसका तल है, तल में अगर पथरीली भूमि है तो उसका पानी नीचे जाएगा ही नहीं, तो नीचे से नीचे नहीं जाएगा तो वो नीचे से वो कण जो होंगे लवणीय कण वो ऊपर की तरफ आएंगे नहीं, एक कारण तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि माना कि उसकी बनावट ऐसी है, जिधर कोई बड़ा मतलब ऐसी पहाड़ी आ जाती है, तो उस पहाड़ी की वजह से हवा जो अपने साथ कण लेकर आती है, क्योंकि कण थोड़े मोटे होते हैं, तो वो इस पहाड़ी के इधर तो वो एकत्रित हो जाएंगे लेकिन इधर की तरफ नहीं आएंगे वो। तो इस वजह से कई बार आपने पश्चिमी राजस्थान में भी देखा होगा, कुछ जिले मीठे पानी की भी मिलती है। इसके पीछे कारण यही होता है। क्या लिखा है? और एक कारण ये भी होता है कि वहां पर कभी न कभी कोई नदी बहती थी। क्या बहती थी? जैसे मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में पाई जाती है लाठी सीरीज वगैरह पाई जाती है, तो उसमें वो मीठे पानी की क्यों पाई जाती है, उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि वहां कभी न कभी क्या बहती थी, नदी बहती थी वहां पर। क्या लिखा आपने? हाँ, और लिखो। तो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया उसका नाम, जैसे पानी ऊपर की तरफ आता है उसको। हाँ, कैसी का, लिखिएगा, लवणीय भूमि, लवणीय भूमि में कैसी का तव शब्द दूसरा हो सकता है ना। अभी मैं कैसी का तव लिख रहा हूँ। कैसी का, कैसी का तु के कारण भी, कैसी का तव के कारण भी ये झीलें खारी हो जाती है। लालटेन देखी, लालटेन, या कभी चिमनी देखी, चिमनी? उसमें क्या होता है, जैसे आप ऊपर जलाओगे ना उसको, तो नीचे से वो अपना आप तेल, या दीपक देख लो ना, सबसे बढ़िया उदाहरण। दीपक में जो उसका बत्ती होती है, उसमें अपना आप ही तेल ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है ना, ऐसा। तो ऐसे क्या होता है, जैसे वो उसमें पानी के संपर्क में आती है वो जमीन, तो उसमें नीचे से लवणीय मात्रा ऊपर की तरफ आती रहती है। एक कारण ये भी रहता है। एक नोट डालो, अर्जेंटीना में खारे पानी की झीलों को साल्टा कहा जाता है। अर्जेंटीना एक देश है विद्यार्थियों, वहां पर क्या कहा जाता है, खारे पानी की झीलों को साल्टा कहा जाता है। लिख लिया?
पश्चिमी एशिया में खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में, हम एशिया महाद्वीप में तो आते हैं। पलाया कहा जाता है। देख लिया। अगला लिखो विद्यार्थियों। और रेगिस्तान में भी क्या कहते हैं? खारे पानी की झीलों को पलाया कहते हैं ना। देखो, रेगिस्तान में भी खारे पानी की झीलों को पलाया कहते हैं। पश्चिमी एशिया हो चाहे अपना रेगिस्तान हो पलाया कहते हैं। देखिए, समुद्र होते हैं ना, समुद्र अपने तटीय जो क्षेत्र होते हैं, अ, सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा स्टेट लगाता है? गुजरात लगाता है। तटीय जो सीमा वाले जो क्षेत्र है, वहां पर भी कई बार समुद्र के किनारे झीलों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? झीलों का निर्माण हो जाता है। अब समुद्र का पानी उसमें आता है, तो पानी तो कैसी होगी झीलें वो होने को? तो वो खारे पानी की झील होगी। तो जो समुद्र या तट के आसपास जिन झीलों का निर्माण होता है, उसको कयाल या लेगून कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल या लेगून। लिखिएगा। तटीय प्रदेशों में स्थित, कहां पर? तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी की झीलों को कयाल या लेगून कहते हैं। कयाल या लेगून कहते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, माना कि दो तीन खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन किसी में नहीं, जैसे माना कि ऐसे देखते हैं, अगर हम कोई भी एक सामग्री बना रहे हैं, उसमें हम नमक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? नमक डाल रहे हैं विद्यार्थी। उसमें एक चम्मच डालने पर ही बहुत कड़वाहट हो जाती है, बहुत खारापन आ जाता है। और एक में एक डिब्बा भर के डाल दो तो भी इतना कड़वाहट नहीं आती। तो कई बार ये जो झीलें होती हैं, इनमें जो लवण की मात्रा है वो अलग अलग झीलों में अलग अलग टाइप की होती है। एक लिखिएगा आप। विश्व में सर्वाधिक लवणीय, या लवणता भी लिख सकते हो, सर्वाधिक लवणता वाली झील, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली झील यानी खारापन बहुत ज्यादा है। पानी भी देखा होगा आपने, एक खारा पानी ऐसा होता है जिसको हम अब पी भी सकते हैं कई बार। तो अरे एक खारा पानी होता है बिल्कुल जीभ के भी नहीं अड़ा सकते उसको, ऐसी कंडीशन होती है। तो सबसे ज्यादा जो लवणता पाई जाती है विद्यार्थियों, वो पाई जाती है वोन झील में। कौन सी लेक? वोन लेक, सर्वाधिक लवणता वाली झील, वोन झील। इसमें विद्यार्थियों 330%, तो नहीं, 330% लवण की मात्रा पाई जाती है, या लवणता पाई जाती है। कितनी? 330% लवणता पाई जाती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये बान झील इंडिया में है, राजस्थान में है, कहाँ है? तन्नू कहाँ है? राजस्थान बताओ कहाँ पर है ये? राजस्थान में है क्या? ये भी पता नहीं राजस्थान में है कि नहीं? कौन कहता है राजस्थान में हो सकती है? राजस्थान में नहीं है। इंडिया में? इंडिया में भी नहीं है। टर्की में है ये, तुर्की। कहाँ पर है ये? तुर्की। तुर्की एक कंट्री है, वहां पर। देख लिया। तो लवणता के नंबर में पहला नंबर कौन सी रखती है? गोन। दूसरी लिख लो विद्यार्थियों, डेड सी, मर्त सागर। दूसरा नंबर किसका आता है? मर्त सागर। ये भी झील का प्रकार है, मर्त सागर। और यह पड़ता है जॉर्डन में। कहाँ है? जॉर्डन। 238% लवणता, 238% की लवणता पाई जाती है जॉर्डन में है। तभी तो कहता हूँ एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेना चाहिए। एक लिखो, ग्रेटर सॉल्ट लेक। ग्रेटर सॉल्ट लेक, निम्न क्या बनेगा? महान, सॉल्ट मतलब लवणीय झील, महान लवणीय झील। आप तो ग्रेटर सॉल्ट लेक ही लिख लो, इस नाम से जानी जाती है।
ये अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका। और इसकी लवणता है विद्यार्थियों 220%। कितनी है? 220%। देख लिया। ये तो झीलों की बात होगी। और समुद्रों से भी लवण प्राप्त किया जाता है विद्यार्थियों। तो सर्वाधिक लवणता वाले सागर, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाले सागर, ये तो झीलें लिखा दी मैंने आपको। तीनों का नाम याद रखना है। ये वॉन, मर्थ और ग्रेटर सॉल्ट, ये वैश्विक संदर्भ में लिखा है। हालांकि पढ़ा मैं राजस्थान की रहा हूं आपको। सागर, सागर में सर्वाधिक लिखो विद्यार्थियों। सबसे पहले लिखो लाल सागर। कौन सा? लाल सागर। लाल सागर का प्रतिशत लिख लो, 34 से लेकर 41% तक लवणता पाई जाती है। लाल सागर कई देशों की सीमा को टच करते हैं ना। लाल सागर। एक भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, पश्चिम विक्षोभ आता ना इधर से, भूमध्य सागर। हाँ, मेडिटेरियन सी। यहाँ पे 37 से 39%। कितना? 37 से लेकर 39% तक। मेरे पास मैप है, लेकिन उसमें इस पर दिखता नहीं है। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। 33 से 38%। हाँ। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी भारत की? चिल्का लेक, ओडिशा वाली। देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी, नहीं एक काम करो, विश्व की लिखा दी थी कि मैंने आपको? एक एक साथ लिख लो। देखो, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और उसमें लिखो आप कैस्पियन सागर। क्या लिखोगे? कैस्पियन सागर। अब बच्चों को डिस्टर्ब करती है ये वाली। मतलब अगर लवणता के आधार पर सबसे बड़ी पूछी जाए तो कौन सी बतानी है आपको? गोन झील बतानी। और वैसे सामान्य पूछी जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर बतानी। ठीक है। इसी प्रकार लिखो, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? चिल्का झील। चिल्का। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील खारे पानी की? सांबर। देखो, भारत की दूसरी, चलो फिर मतलब स्थलीय में ले लेते हैं फिर हम। मतलब समुद्र वाली लेगुन झील, मतलब चिल्का झील एक लेगुन झील भी है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लो आप, राजस्थान की लिख लो। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर। कौन सी? सांबर लिख लो। और सांबर कहाँ विद्यार्थियों? जयपुर में। अब हम सांबर के बारे में पढ़ ले। हेडिंग डालो, सांबर लेक। कौन सी लेक? सांबर लेक। सांबर जी। स्थिति लिख लो इसकी, जयपुर। देखो, ये झील ये तो अजमेर। देखिएगा, ये झील 3 जिलों से सीमा बनाती है। तीन जिलों से सीमा बनाती है। पहला, जयपुर।
जयपुर में तो है ही। दूसरा लिखो अजमेर, और तीसरा लिखो नागौर। तीसरा कौन सा? नागौर। नागौर के ब्रैकेट में लिखना पूर्व में। पहले क्या आता था? नागौर। लेकिन अब नागौर की जगह क्या करना है आपको? डीडवाना कुचामन करना। अब 4 मत कर लेना, है 3 ही। लेकिन विद्यार्थी इसमें जो पानी आता है वो 4 जिलों का आता है। कितने जिलों का आता है? 4 जिलों का पानी आता है। इधर देखो सीकर का आ रहा, जयपुर का आ रहा, इधर अजमेर का आ रहा, और इधर डीडवाना कुचामन का आ रहा। तो इसका अपवा क्षेत्र 4 जिलों तक है। कहां तक है? 4 जिलों तक। लिखिएगा, इस झील का अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्र शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो आप, मैं तो लैंग्वेज दूंगा, आपको शॉर्ट लिखना है। अपवा क्षेत्र 4 जिले। कितने? 4। 4 जिलों में पहले 3 तो यही लिख लो आप। कौन कौन से? अजमेर, जयपुर, डिडवाना कुचामन और सीकर। और पहले डिडवाना कुचामन की जगह क्या आता था? नागौर आता था। अब नागौर बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लंबाई लिख लो इसकी, लंबाई 32 किलोमीटर। कितनी? 32 किलोमीटर। चौड़ाई लिख लो 12 से 15 किलोमीटर। लिख लिया? देखो ये झील मतलब अक्षांश से ही, अरे गलत लिख दिया। ये जो ऐसे आड़ी खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम अक्षांश बोलते हैं। लिखिएगा, यह झील 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अक्षांशों के अनुसार तो क्या बताना है आपको? 27 से लेकर 29 अक्षांशों के मध्य स्थित है ध्यान। और क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो अक्षांशों के साथ चाहे आप 27 में लिखो चाहे 29 में लिखो, सबके साथ क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश आएगा। और देशांतरों के साथ क्या आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। तो 74 से लेकर 75 पूर्वी देशांतरों के मध्य ये अवस्थित है। लिख लिया? देखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, इसके अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान, संस्थापक है ना इनके, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था। देखो विद्यार्थियों, और ये जो सांबर वाला क्षेत्र है ना, इसको पहले सपाल दक्ष क्षेत्र के नाम से जानते थे। प्राचीन समय में किस नाम जानते थे? देखिएगा, इस सांबर क्षेत्र को ही इस सांबर क्षेत्र को ही प्राचीन समय में सपाल दक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
तपालदक्ष, तपालदक्ष कहा जाता था। लिख लिया? तपालदक्ष कहा जाता था, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। राजधानी क्या थी जिसकी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर वर्तमान में किसको कहते हैं? अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर वाला पार्ट कहलाता है विद्यार्थी। इसके अलावा विद्यार्थी इसी क्षेत्र में मध्यकाल की बात है कि राजपुताने का एक विवाह भी संपन्न हुआ था यहाँ पर। कौन सा? अकबर और जोधाबाई, हरकाबाई। हरकाबाई, बारमल की जो पुत्री थी ना हरकाबाई, उसका विवाह भी संपन्न यहीं हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 को। देखिएगा नोट। इसी क्षेत्र में 6 फरवरी 1562 को, 6 फरवरी 1562 को हरकाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ हुआ था। हरकाबाई को रेखांकित कर लेना। आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी। लिख लिया? लिखिएगा। सांबर झील में निम्नलिखित नदियां गिरती है। नहीं, सांबर झील में निम्नलिखित नदियां अपना जल गिराती है। निम्नलिखित नदियां अपना जल गिराती है। लिख लिया? उस समय मैं अपवा तंत्र के साथ पढ़ाते था, ठीक रहता। कोई बात नहीं, अलग से पढ़ लो। देखिएगा, दक्षिण की ओर से या दक्षिण दिशा से रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी जल गिराती है? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अजमेर से निकलती है, ध्यान रखना, है ना, किशनगढ़ की पहाड़ियों से। लिख लिया? उत्तर दिशा की ओर से मेहनता नदी। कौन सी? मेहनता नदी। लिख लिया? उत्तर दिशा की ओर से कौन सी? मेहनता नदी, यानी कि जयपुर की तरफ से आती है वो। डिडवाना कुचामन की ओर से खारी नदी। डिडवाना कुचामन, अब दिशा कैसे दूं मैं इनको प्रॉपर? डिडवाना कुचामन की तरफ से कौन सी आती? खारी नदी। और सीकर की ओर से आती खंडेला नदी। ये 4 नदी इंपोर्टेंट है इसमें, बाकी ये तुरतमती नदी का भी आता है, इस बात नहीं पानी। तो ये 4 नदियों का नाम याद रखना। कौन कौन सी विद्यार्थियों? खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, खंडेला नदी और मेहनता नदी। मेहनता नदी किधर से आती है? जयपुर की तरफ से आती है। और रूपनगढ़ नदी किधर से आती है? अजमेर की तरफ से आती है। और डिडवाना कुचामन की तरफ से कौन सी आती है? खारी नदी आती है। एक तुरतमती और आती है जयपुर की तरफ से, ध्यान रखना। ये सांबर लेक है। अगर हम देखें विद्यार्थियों, ये कई बार सवाल पूछा है कौन सी नदी किधर से आती है, ये सवाल ही पूछा है। ये भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल आता है और कौन सी का नहीं आता है। इसमें एक सवाल ये बनता है कि इस सांबर झील में जो खारापन लेकर आती है, वो सर्वाधिक कौन सी नदी खारापन लेकर आती है? नहीं, नाम से खारी है लेकिन इतनी खारी भी नहीं है। मैनथा नदी। कौन सी? मैनथा नदी। लिखिएगा, सांबर झील में सर्वाधिक लवणीयता या लवणता
मैंथा नदी के द्वारा लाई जाती है। क्लियर? नोट, सांबर झील से भारत का लगभग 8.7% नमक उत्पादित होता है। तो भारत के नमक उत्पादन में सांबर लेक कितना प्रतिशत हिस्सा रखती है विद्यार्थियों? 8.7% हिस्सा रखती है। जबकि राजस्थान का 90 से 92% सांबर झील से उत्पादित होता है। राजस्थान में तो कितना, राजस्थान में सर्वाधिक नंबर, सबसे ज्यादा नंबर किसका आएगा विद्यार्थियों? सांबर का ही आएगा। लेकिन भारत में अगर देखें तो 8.7% का रोल रखती है। अब देखो, सांबर झील में से नमक उत्पादन करने के लिए एक केंद्र सरकार का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, देखिएगा। सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य, नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है? देखो, सांबर में ही 1870 में, अंग्रेजों का राज था उस समय, तो सांबर में ही 1870 में सोल्ट म्यूजियम बनाया गया, और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। 1870 में अंग्रेजों के द्वारा सॉल्ट म्यूजियम बनाया गया। तो आपसे पूछा जाए, राजस्थान का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम कहाँ पर है? सांबर में। कब बना था? 1870 में बना था विद्यार्थी। देख लिया? अब देखो, सर्दियों के समय यहाँ पर एक पक्षी दिखाई देता है विद्यार्थियों, राजहंस। देखिएगा, इस झील में सर्दियों में राजहंस ब्रैकेट में फ्लेमिंगोज या फ्लेमिंगो, वैज्ञानिक नाम क्या है उसका? फ्लेमिंगो नामक पक्षी दिखाई देता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में विद्यार्थियों कुरंजा पक्षी भी दिखाई देता है। देखिएगा, इस क्षेत्र में कुरंजा पक्षी, कुरंजा, कुरजा कुरजा वही, कुरंजा पक्षी भी दिखाई देता है। कुरंजा पक्षी को रेखांकित कर लो, वैज्ञानिक नाम लिखो, डेमोसिल क्रेन। क्या कहते हैं? डेमोसिल क्रेन। कुरंजा जो पक्षी विद्यार्थी, वो कुरंजा एक विरह गीत भी है क्या? हाँ, तो ये विरह का प्रतीक है। कुरंजा के बारे में लिख लो, जो कि विरह का प्रतीक है। क्या बोलना है, बोलो। डेमोसिल क्रेन, कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम। राजस्थान में कितने वेटलैंड हो गए वर्तमान में? नमभूमि क्षेत्र, रामसर साइड, 5 हो गए अब। चिली शेड को भी कर, देखिएगा, सांबर झील को नम भूमि, आर्द्र भूमि भी लिख सकते हैं। नम भूमि ब्रैकेट में आर्द्र भूमि या वेटलैंड में भी शामिल किया गया है। लिख लिया? ये कह सकते हैं हम कि राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है ये। सांबर झील क्या है?
राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है, लिखिएगा। सांबर झील राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। रामसर साइट है दूसरे नंबर की। कौन से नंबर की विद्यार्थियों? दूसरे नंबर की रामसर साइट है। एक नोट डालो, नोट। आज की तारीख लिख लेना आप, है ना। आज दिनांक तक राजस्थान में 5 रामसर साइट बन चुकी है या घोषित हो चुकी है। कितनी बन चुकी विद्यार्थियों? 5। तारीख लिख लो, सन लिख लो, है ना। फिर इसके बाद में जो भी चेंज होता है तो आप चेंज करते रहना। देखो, पहली रामसर साइट, पहली कौन सी? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं इसको, ना। पहले कहते थे, आजकल राष्ट्रीय उद्यान नाम दे दिया। ये राजस्थान का पहला रामसर साइट है। राजस्थान का पहला रामसर साइट कौन सा है? केवला देव। और कहाँ पर लोकेटेड है ये? भरतपुर। और इसको विद्यार्थियों रामसर साइट में शामिल किया था 1981 में। कब किया था? 1981 में किया है, और भरतपुर में लोकेटेड। और जब हम राष्ट्रीय पार्क वगैरह पढ़ते हैं, उद्यान वगैरह पढ़ते हैं, तो पूरा पढ़ाते ही हम। और दूसरा लिख लो, सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पर है? जयपुर में है। और 1990 में। कब विद्यार्थियों? 1990 में। तीसरा और चौथा एक साथ ही किया था विद्यार्थियों इनको। हाँ, तीसरा और चौथा लिख लो। किचन, किचन कहाँ पड़ता है? फलोदी। और एक मैनार या मैनाल? मैनार कहाँ है? उदयपुर। और इन दोनों को किया था विद्यार्थियों, कब किया था? 25 में। कब? जून में। कब? हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब? 5 जून 2000। अरे ये क्या, 25 मान लेना आप इसको, ना। ये क्या है भाई? और पांचवा और सबसे नवीनतम, चिली सेड, 13 दिसंबर 2025। चिली सेड कहाँ है? चिली सेड झील, है ना, अलवर में। और 13 दिसंबर 2025 डेट लिख लेना इसकी। 13/2025। ठीक है, सबसे नवीनतम यही है। तो राजस्थान में रामसर साइट कितने हो गए विद्यार्थियों? 5 हो गए। अब लगातार एक सवाल आ जाए ऐसा ही, तो भारत में रामसर साइट कितने हैं? भारत में, भारत में बोल रहा हूँ भाई। राजस्थान में जैसे ही 5 हुए ना, वैसे भारत में 96 हो गए। कितने हो गए? 96। अब आपको आगे क्या करना है, जब भी नया आंकड़ा आए तो 5 की जगह जैसे राजस्थान में बढ़ाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं भारत में कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे ना, तो इस आंकड़े को बढ़ा लेना आप। आज तक तो ये है, फिर इसके बाद में जो भी चेंज होता है तो आप करते रहना अपने हिसाब से। देख लिया विद्यार्थी? लिखो, नमक बनाने की विधियां। नमक बनाने की विधियां। अब देखो, नमक बनाने की कई सारी विधियां होती है, लेकिन जो सांबर में बनाया जाता है, ये विद्यार्थी क्यारिया बनाकर ऐसे नमक बनाते हैं, तो उसको क्यार विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यार विधि। नमक बनाने की विधियां, पहला लिखो, क्यार विधि। ये क्यार पद्धति भी कह सकते हो आप। क्यार पद्धति, पहली कौन सी? क्यार पद्धति। और इस क्यार पद्धति से जो नमक बनाया जाता है, वो बनाया जाता है सांबर झील में। तो आगे लिख लो, सांबर में।
एक होती है विद्यार्थियों रेस्ता पद्धति। जी हाँ, कितना बज गया? 2 मिनट। रेस्ता, दूसरी कौन सी? रेस्ता। और रेस्ता में लिखो विद्यार्थियों पंचपदरा। कहाँ पर? पंचपदराम। लिख लिया? और एक लिखो पान पद्धति, झाड़ी वाली पान पद्धति, ये डिडवाना झील में। रेस्ता जो होती है ना, रेस्ता, वो वायु के प्रवाह से तैयार की जाती है, मतलब। लिख लिया? अब विद्यार्थियों आज तो सांबर झील होगी नहीं पूरी, सांबर झील के ऊपर बाकी जो चर्चा है वो कल करेंगे। धन्यवाद।